नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित वर्तमान एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पेपर के बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा। इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से आंसर राइट करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितनी इकाई हैं आदि के बारे में बात की जाएगी। हम शुरुआत करते हैं हमारे चतुर्थ पेपर की दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। जब हम फोर्थ पेपर की बात करें तो इसमें कुल मार्क्स हैं हमारे 200, कुल समय है 3 घंटे। इसमें कोई पार्ट डिवाइड नहीं है, इसमें कुल 5 इकाई है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 40-40 अंक के प्रश्न आएंगे। जब हम फोर्थ पेपर की बात करते हैं, फोर्थ पेपर हमारे फिलॉसफी, साइकोलॉजी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे तथ्यों को लेकर सामने आता है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए या उसको ज्ञात होने चाहिए। हम पहली यूनिट से शुरुआत करें। पहली यूनिट में हमारे दार्शनिक विचार एवं समाज सुधारक हैं, थिंकर्स अर्थात सोशल रिफॉर्मर्स। हम जब द्वितीय पेपर की बात करते हैं वहां भी हमारे थिंकर्स हैं, परंतु वो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। यहां सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे। इन रिफॉर्मर्स में क्या क्या इनकी बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनके कौन कौन से थॉट्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी न्यूज़पेपर हैं, किस तरीके की इनके सिनेरियो रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने सिस्टम पर उसे सपोर्ट किया। इनमें से जैसे हम बात करें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये हमारे प्राचीन काल के समाज सुधारक हैं। महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, ये हमारे भारत से संबंधित हमारे थिंकर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं। जैसे हम बात करें महावीर की, हमारे ईसा पूर्व से हैं। बुद्ध की बात करते हैं, महावीर और बुद्ध लगभग समकालीन थे लगभग। आचार्य शंकर की बात करें, चारवाक की बात करें, ये हमारे मध्यकालीन भारत की बात की जा रही है। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, ये हमारे मध्यकालीन भारत में जिन्होंने समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे आधुनिक भारत के समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने थॉट्स दिए कि किस प्रकार को समाज को सुधारा जा सकता है, समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं, समाज में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी थिंकिंग पावर्स क्या है। ये हमारी इकाई 1 है। प्रत्येक इकाई से हमारे 40 अंक हैं। एक जो बड़ा प्रश्न है वो 20 मार्क्स का है, जो छोटे प्रश्न है वो 20 मार्क्स के हैं। हम बात करते हैं इकाई 2 की। अच्छा, छोटे प्रश्नों की मैं बात कर ही देता हूं। 2 नंबर के हमारे 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के हमारे पास 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 20 हुआ, और जो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 20 मार्क्स का है। हम बात कर रहे हैं अब हमारी द्वितीय इकाई की। द्वितीय इकाई मनोवृत्ति अर्थात एटीट्यूड। हम बात कई बार ऐसा बोलते हैं कि एटीट्यूड आ गया। मनोवृत्ति क्या है, इसकी क्या विषय वस्तु है, क्या तथ्य हैं, इसके क्या प्रकार हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जब हम मनोवृत्ति की बात करते हैं, एटीट्यूड की, इसमें बहुत सारे फैक्टों के बारे में अध्ययन करेंगे, थ्योरेटिकल चीजों की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, उनकी बात की जाएगी। इसी के साथ हम प्रबोधक संप्रेषण की बात करते हैं, किस तरीके से हम इजी हमारी चीजों को ट्रांसमिट कर पाते हैं। पूर्वाग्रह, हम किसी के बारे में पूर्व से किसी उसके थॉट्स बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति गांव से है तो वो अनपढ़ होगा, शहर से तो वो पढ़ा लिखा होगा, ये पूर्वाग्रह है। महिलाओं को कमजोर समझ लिया जाता है, जबकि ऐसी चीजें नहीं आती। बिना प्रत्यक्ष उनके संपर्क में आए बिना हम क्या कर लेते हैं, हमारा एक पूर्वाग्रह
संदर्भ में रूढ़िवादिता की जब बात की जाती है कि किस तरीके से हमारे जो कस्टम्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें क्या सुधार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए आदि, इसी का ही सेकेंड यूनिट का दूसरा पार्ट है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, कि किसी व्यक्ति में कितनी अभिक्षमता है, कितना एप्टीट्यूड है, उसकी कौशल क्षमता क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है, किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लोक सेवा में एप्टीट्यूड का क्या योगदान है, इसके लिए आधारभूत योग्यताएं क्या है। सत्यनिष्ठा, हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी आदि की जब बात की जाती है, इनके थॉट्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इनके आधार पर क्या परिवर्तन होता है, व्यक्ति में क्या मनोदशा होती है। ऑब्जेक्टिविटी की, लोग वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं। लोकसभा के प्रति जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका समर्पण कैसा है। समानुभूति और सहानुभूति की बात की जाती है। सिंपैथी, किसी व्यक्ति के हमारे उसके भावों को समझना। सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, कि हम जो कमजोर वर्ग हैं उनको किस तरीके से सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या अंदर से कोई मनोदशा उत्पन्न होती है जिससे हम उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। संवेगिक बुद्धि की जब बात की जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब अपने दफ्तर में बैठता है तो अपनी संवेदनाओं को कंट्रोल करके रखता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से हमको इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना है, जिससे कि हम लोगों को पहचान सकें, उनको जान सकें, उनकी एक्चुअल परिस्थिति को पहचान सकें, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ग है। ये अवधारणाएं किसकी हैं, शासन पर इसका क्या उपयोगिता है, इसके क्या अनुप्रयोग हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे से जस्ट भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम इकाई 3 की बात करते हैं, इकाई 3 हमारी मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। जब हम ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं कि इंसानों को किस चीज की जरूरत है, लोक प्रशासन, नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सद्गुणों का कितना महत्व है, एक इंसान सद्गुण युक्त होना चाहिए। कौन कौन से मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, इनको किस तरीके से हम बना सकते हैं या किस तरीके से इनको हम संजो के रख सकते हैं। इसमें हमारे कई सारे ऐसे टर्म्स भी आएंगे, जैसे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। नैतिक तर्क क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। नैतिक मार्गदर्शन हमको कहां से प्राप्त होता है, किस तरीके से मिल सकता है ना। मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा का क्या योगदान होता है। लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता बनाई जाती है। आचरण संहिता में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कब लाई गई है, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं। शासन उच्च मूल्यों का पालन। जब शासन उच्च मूल्यों का पालन की एक प्रशासनिक व्यक्ति, अधिकारी अपने मूल्यों को समझेगा तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। ये तो हुई हमारी इकाई 3। हम बात करते हैं अब इकाई 4 की। इकाई 4 है भ्रष्टाचार, करप्शन। आप हर जगह करप्शन के बारे में सुनते हैं। भ्रष्ट धन आचरण बराबर भ्रष्टाचार। भ्रष्ट आचरण एक ऐसा आचरण जो कि गलत तरीके से अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके लिए अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग थॉट्स प्रदान किए हैं, अलग अलग थ्योरीज से राइट किए हैं। हमारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें चीजें आती हैं ना, ब्राइब पेयर इंडेक्स है उसकी चीजें अलग हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे तथ्य हैं
जो भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हैं। भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, भ्रष्टाचार के उपाय क्या है, भ्रष्टाचार के लिए सुझाव क्या है, कौन कौन सी रोकथाम की गई है, आगे कौन कौन से इंडेक्स जारी किए जाते हैं, विसिल ब्लोअर क्या होता है, विसिल ब्लोअर ही क्यों बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घोषणा हुई थी, वो कहाँ है, भ्रष्टाचार का मापन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि इस पर काम करती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो लोकपाल की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो लोकायुक्त की बात करते हैं। ये किस तरीके से हम करप्शन को रोका जा सकता है, ये करप्शन के लिए काम करती है यूनिट। ये है हमारा इकाई 4। हम बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 हमारा केस स्टडी है। जो भी सिलेबस में हम पढ़ा है उसी के आधार पर हमारी केस स्टडी निर्धारित होती है कि आप कौन से कार्य करेंगे। केस स्टडी अर्थात एक प्रकरण अध्ययन। आपको कोई किसी जगह कोई केस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी जांच के लिए आपको अधिकारी बनाया गया, उस परिस्थिति में आप क्या क्या जांच करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नैतिक मूल्य होंगे, क्या नैतिक दुविधा होगी, किस तरीके से हमारा दबाव होगा, इंटीग्रिटी की बात की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाएगी। तो इन सभी को मिलाकर हमारे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। ये हमारा 4th पेपर का शॉर्ट में या फुल में सिलेबस का डिटेल है। इन सभी के आधार पर हम 4th पेपर में यदि अच्छे से तैयारी करें तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 200 में से आराम से 150 मार्क्स तक इस पर निकाल सकते हैं। और यदि आपके 4th पेपर में 150 मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में आएंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।